अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज से हम हमारे सेकंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इससे बहुत खुशी होगी और आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी इंटर यानी कि 12th क्लास की बायोलॉजी का, वो होगा चैप्टर 22 और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम डीएनए देखा जाए तो बहुत सारे पस मंज़र से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर को पढ़ने की, वो है कि भई आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 1 से 2 या 3 सवाल लाज़मी आएँगे। दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के हवाले से, देखिए अभी आपकी इंटरमीडिएट की बुक हुई चेंज, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। आपको इन द फाइनल्स आप में से बहुत सारे लोगों को एमडी-कैट देना है और ये जो चैप्टर है एमडी-कैट के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेवरेट है for the point of view of your MCQs. So you should prepare yourself according your all strategies. मेरा काम आपको सिखाना है और मैं आपको इधर सिखाऊंगा। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाये किए आपका आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अगर आप ऐसे ही लेक्चर कंसिस्टेंटली चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो करके रखिए। तो मैंने आपको नाम बताया कि क्रोमोसोम एंड डीएनए को हम आज समझेंगे। देखिए, ये इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, तो आज मैं आपको इस चैप्टर के हवाले से इंट्रोडक्शन दूंगा और इस चैप्टर के हवाले से इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्रोमोसोम एक्चुअली है क्या और डीएनए क्या है। ये आपको पता तो होगा क्योंकि आपने इंटर की बायोलॉजी की बुक पढ़ी, तो इतनी बात तो अब आपको इल्म होगी। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इन डाउट्स के साथ, आपके सारे डाउट्स को भी ख़त्म करेंगे और आपको इन द फाइनल ऑफ द लेक्चर आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी सिर्फ इस इंट्रोडक्शन को देखने से। तो स्टूडेंट्स, हम सबको इल्म है इस बात का कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव membrane bounded nucleus which contain hereditary material called chromatin network। बच्चों, इस चीज़ को मैंने आपको बताने के लिए एक अच्छी सी डायग्राम भी आपके लिए रखी है। अगर आप इस डायग्राम को देखें गौर से, कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन एक सेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल है। सही है बच्चे? इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? मेम्ब्रेन्स होती हैं, सॉरी ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनल में से हमारे पास एक होता है न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस जो होता है बच्चे, वो होता है हमारे पास क्या? न्यूक्लियर, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जो हेरिडेटरी मटेरियल है जिसको हमने क्रोमेटिन नेटवर्क कहा है, डेट इज़ हेरिडेटरी मटेरियल एंड डेट इज़ ऑल्सो अ डीएनए। अब आप इधर बोलेंगे सर इसका ताल्लुक कैसे क्रोमोसोम से है? इधर आप क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम दे रहे हैं लेकिन आप फिर बोलेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो बच्चों, इसी बात को क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया है। देखिए बच्चों, क्रोमेटिन नेटवर्क होता क्या है? सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आपका जो अगला सवाल होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यकीन है। देखिए, क्रोमेटिन नेटवर्क बच्चों क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इनसाइड द सेल। देखिए, एक नेटवर्क क्या किसको कहते हैं? हम एक जाल है। क्या है? जाल है। ये जाल इतना ज़्यादा क्वाइल्ड हुआ है, इतना मैंने इस तरीके से उलझा हुआ है, यानी कि जस्ट लाइक हम डोर देखते हैं, डोर जैसे उलझी होती है, इस तरीके से ये उलझा हुआ डीएनए में पड़ा हुआ है। तो ये ही हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है। तो अब इधर बात ये आती है कि क्रोमोसोम कैसे बन जाते हैं, तो आइए उसको क्लियर करते हैं। अभी ये सवाल उठा है कि हाउ दिस क्रोमेटिन नेटवर्क रिलेटेड टू द क्रोमोसोम, यानी कि भाई क्रोमेटिन नेटवर्क का ताल्लुक क्रोमोसोम से कैसे? तो इस बात को हम समझते हैं इसी पॉइंट के अंदर। आप इसको याद भी कर सकते हैं, इससे आपकी दो बातें क्लियर होंगी कि भाई यूकैरियोटिक सेल के पास होता है। दूसरी बात कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या होता है? जाल बना हुआ पूरा, इस वजह से क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको जब एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप तैयार रहिए, मैं आपको पूरा अंडरस्टैंड करूँगा। तो उन्होंने जब इसको कलर किया तो इसका कुछ कलर आ गया था डार्क सा, इस वजह से उन्होंने इसको कलर जो वर्ड आता है इसको हम जर्मन लैंग्वेज के अंदर क्रोमेटिन कह देते हैं, इस वजह से इसको। तो बच्चे, इस सवाल का जवाब कुछ ये है कि जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नाउ यूकैरियोटिक सेल गोइंग इनटू द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से मुराद होती है मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है सोमैटिक सेल्स में होती है और मियोसिस आपको पता है आपके जर्म सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स में होती है। बोला एट द टाइम जब हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल्स, एट द टाइम क्रोमेटिक जो नेटवर्क होता है बच्चों कंडेंस होता है। क्या होता है? कंडेंस जो करता है। सही है? एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। जब आप डीएनए की रिप्लिकेशन के मॉडल्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंडेंसेशन एक्चुअली होती क्या है। वो मैं आपको उधर ही अगले लेक्चर्स में ही समझाऊंगा जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। वो अच्छा होता क्या है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क जब कंडेंस्ड होता है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं?
क्रोमोसोम बोलते हैं। अब मैंने आपके लिए एक और अच्छी सी डायग्राम बना के रखी है, तो आप उस डायग्राम को ज़रा देखें गौर से। देखिए बच्चों, ये एक सेल है हमारे पास, क्या है? डिवाइडिंग सेल है। क्या है? जो डिवाइडिंग सेल है, देखिए जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी डिसअपेयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो जो आपका हेरिडेटरी मटेरियल है वो क्या बनने जा रहा है? क्रोमोसोम बनने जा रहा है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपको सिर्फ जब ही दिखेंगे जब सेल डिवाइड कर रहा होगा। डिवाइड में क्या होती है? मियोसिस या माइटोसिस। इसके अलावा आपको ये इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क ही मिलेंगे। तो बच्चों इस तरीके से क्या है? रिलेटेड है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर तब भी आपको क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अपेयर होते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से अब हम कुछ आपकी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं, तो चलिए। तो बच्चों जैसे कि आपको इधर स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आपका स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है बच्चे, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। अभी आप देख रहे हैं इसमें हाईली क्वाइल्स हुई हुई, ये जो क्वाइल है ना बच्ची, जो क्वाइलिंग हो रही है दैट इज एक्चुअली आर डीएनए। व्हाट इज डीएनए? जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है बच्चों, ये हाईली क्वाइल्ड होके इस तरीके से अरेंज हो चुकी हैं कि उसने एक सेपरेटली एक मॉलिक्यूल बना लिया है, हेरिडेटरी मटेरियल का मॉलिक्यूल बना दिया, जिसको उन्होंने क्रोमोसोम कह दिया। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जिस जो कि डीएनए स्ट्रैंड से बना हुआ है और प्लस किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। सॉरी बच्चों, प्रोटीन से बना हुआ है। इसकी प्रोपोर्शन बताऊँ कि कितना परसेंट डीएनए होता है और कितना परसेंट आपके पास प्रोटीन होता है, कितना परसेंट डीएनए होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है आपके क्रोमोसोम का, उसको हम टेलोमेयर कहते हैं, टेलोमेयर। सही है। और जो सबसे छोटा इसका आर्म होता है, आर्म, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। और जो बड़ा होता है उसको हम ऑफकोर्स लॉन्ग आर्म कहते हैं। और इसमें एक बीच में एक क्या होती है? एक नोट होती है। सही है, नोट। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर होती है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन लेकर आती है। यानी कि क्या लेकर आती है? बीच में कोई ना कोई कॉन्स्ट्रिक्शन लेकर आती है, कट लेकर आती है। किसके अंदर? आपके क्रोमोसोम के अंदर। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये जो सिंगल क्रोमोसोम है ना बच्चे, ऐसे ये जो सिंगल है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बने हुए हैं। क्या बने हैं बच्चों? क्यों क्या बने हुए? सिस्टर क्रोमेटिड्स बने हुए। क्यों? क्योंकि दे हैव बोथ सेम लोकेशन ऑफ दियर जीन्स। सही है बच्चों। अब होता क्या है कि बच्चों इसके पास ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया, बहुत आसान है। इसी तरीके से बच्चों इनके स्ट्रक्चर्स की बेसिस के ऊपर, यानी ये स्ट्रक्चर की कौन सी बेसिस के ऊपर? इसकी सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम की 4 टाइप्स बताई हैं। तो उन 4 टाइप्स को देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो आप उसको ज़रूर समझिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे बच्चों। देखिए 4 टाइप से, एक होती है टेलोसेंट्रिक, एक होती है इकोसेंट्रिक, एक होती है सबमेटासेंट्रिक, एक होती है मेटासेंट्रिक। अगर आप इसमें टेलोसेंट्रिक को देखेंगे तो इसमें जो आपका सेंट्रोमेयर होगा बच्चों, वो कहाँ पर होगा? एंड में लोकेट करेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा इसमें। और जो इकोसेंट्रिक होगा उसमें जो आपके पास जो सेंट्रोमेयर होगा बच्चों, वो यूनिक आर्म होते हैं, क्योंकि उसमें जो आर्म होता है एक छोटा होता है, एक बहुत बड़ा होता है उससे ज़्यादा। और सेंट्रोमेयर इज मोर अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से भी ज़्यादा दूर होता है उनका जो सेंट्रोमेयर होता है ना। इसी तरीके से बच्चों सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? यूनिक आर्म्स होते हैं। सही, यानी कि अनइक्वल आर्म्स होते हैं। सॉरी, यूनिक बोला मैं, अनइक्वल आर्म्स होते हैं। इनके क्या होते हैं बच्चों? अनइक्वल आर्म्स होते हैं। एंड इसी तरीके से इनका जो सेंट्रोमेयर होता है ना, स्लाइटली अवे होते हैं, थोड़ा सा ऊपर होता है फ्रॉम द सेंटर। सही है बच्चों। इसी तरीके से मेटासेंट्रिक में क्या होता है? इक्वल आर्म्स होते हैं, सेंट्रोमेयर इन द सेंटर। इनका जो सेंटर में होता है बिल्कुल ज़्यादा कहाँ पर होता है? बिल्कुल सेंटर में होता है। ये आपको दिख भी रहा है। अच्छा बच्चों, अब हमने स्ट्रक्चर समझा, क्रोमोसोम समझा, क्रोमोसोम का रिलेशन क्रोमेटिन से क्या है, क्रोमेटिन खुद क्या है, कहाँ पर होता है, कब दिखता है, ये सारी बातें हमने अभी समझी। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए हिस्ट्री के लिहाज से भी, और जो आपकी बुक ने लिखा उसको मैंने समझा कि पता होने चाहिए आपको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड्स, एज अ MCQs फॉर योर बोर्ड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर जो MCQs पूछे जाते हैं वो आपकी बुकों से डायरेक्ट उठा के आपसे आस्क कर लिए जाते हैं कि भाई ये क्या था, और इसमें आप कुछ ऑप्शन दे दें तो आपको बताने लाजमी पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स में क्या आता है? फर्स्ट क्रोमोसोम ऑब्जर्व किसने किया था? भाई वेल्टर फ्लेमिंग ने किया था। इसको आपने याद रखना, ये आपका पहला MCQs है। कब किया था? 1882 में, यानी कि 1882 के अंदर। ही इज़ अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी के बहुत अच्छे माहिर थे, और ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, जर्मन थे। When he was studying on salamander larvae, salamander आपको पता है एक लिजर्ड है, उसका जो लार्वा होता है उसकी सेल्स की स्टडी कर रहे थे। इन्होंने उस सेल्स को डाई किया। डाई का मतलब कलर करना होता है, और फिर उसको ये लोग माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। देखिए बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको हम इजीली नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस वजह से हमें हर सेल्स को स्कैन करना पड़ता है, ताकि हम उसे प्रॉपर उसके फीचर्स को कॉन्ट्रास्ट करके उसके ऑर्गेनल्स को भी देख सकें। सही है ना बच्चों। और वो जो डाई थी जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, ये भी भाई आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। प्योरली उस डाई का नाम था पार्किंस एनालाइन। अच्छा बच्चों, इसमें अब हमारे पास एक और बात समझने के लिए है, और वो ये है कि अगला पॉइंट क्या कहता है। देखिए क्रोमोसोम्स कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। देखिए जीन्स होती हैं जो क्रोमोसोम पे होती है, और वो जो जीन्स होती हैं वो किससे बनी होती है? DNA से बनी होती है। DNA की स्पेसिफिक लोकेशंस पे होती हैं।
सही है। अभी आपको इधर मैं एक डायग्राम दिखाऊँगा जो आपकी बुक में है। आप देखें क्रोमोसोम है, जो होते हैं वो आपके कहाँ पर है, न्यूक्लियस से, और उस न्यूक्लियस में से हमने क्रोमोसोम लिया, उसको बड़ा किया। उसको बड़ा करने के बाद आप देख सकते हो उसमें से 2 स्ट्रैंड्स निकल रही हैं, और वो स्ट्रैंड्स किसके साथ हैं, आपके हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ हैं। और जब हमने उसको और बड़ा करा तो आप देख सकते हैं इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स दिखा रहे हैं आपके डीएनए के, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और दैट न्यूक्लियोटाइड्स इज एक्चुअली कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म इन द यूनिट ऑफ जीन, यानी कि एक छोटा सा सेगमेंट बनाएंगे आपके डीएनए का। कोई सा भी छोटा सा सेगमेंट हो सकता है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स का आपका होना चाहिए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम अगले पॉइंट्स को देखते हैं। क्रोमोसोम फॉर्म व्हेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सुपरकोइल इन द डिवीजन। सही है, जब सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क तो सुपरकोइल्ड होता है, वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। और एक और बात जो कि खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, और मेरे को लगता है समझनी भी चाहिए, वो क्या है कि अपीयर इन स्पेसिफिक नंबर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीशीज़, यानी कि मैं बोलूँ ह्यूमंस है, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कौन, यानी कि जो आपके पास जो प्लांट है, कौन यानी जो भुट्टा होता है, यानी उसका जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 20 होते हैं। सही है, इस तरीके से कुत्ता है, डॉग है, डॉग के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 39 होते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हमारे आने वाली वीडियो के अंदर हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन को समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पढ़ते रहिए,